निकाला जाता है उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। तो कहा जाए एक्सप्लांट क्या होता है? पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज आइसोलेटेड फॉर द टिश्यू कल्चर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के लिए आइसोलेट करते हैं। तो ये पार्ट हम निकालेंगे सेल, ठीक है, हमने सेल निकाला, इसी को क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। इसी सेल में, इस सेल में क्षमता है कि ये पूरा प्लांट बना सकती है, प्लांट की हर सेल में पावर है, ठीक। और इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब ये सेल बताइए, परमानेंट सेल निकाली मैंने कि मेरिस्टेमेटिक? अगर आप लीफ में सेल निकाल रहे हैं तो वो परमानेंट होगी। अगर आप स्टेम की सेल, स्टेम पे जो टॉप पार्ट है एपेक्स है वहां से सेल ले रहे हैं तो वो मेरिस्टेमेटिक हो सकती है, होगी। रूट के एपेक्स की सेल ले रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक। स्टेम में बीच में इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है ना, तो मेरिस्टेमेटिक सेल लेंगे तो अलग मैटर रहेगा। हम यहां मान लीजिए परमानेंट सेल ले रहे हैं, तो ये सेल क्या है? ये आपकी परमानेंट सेल है, ठीक है। इस सेल में क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन मतलब इसको क्या करेंगे? इस सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे। पहले मैं लिख दे रहा हूं, इसको क्या करेंगे? ग्रो इन न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या चीजें मिलाएंगे वो ध्यान रखिएगा। उसमें अगर कहा जाए कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी का सोर्स क्या मिलाया जाता है? तो सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज मिलाएंगे, ग्लूकोज नहीं मिलाया जाता है, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? सुक्रोज मिलाएंगे, मिनरल्स मिलाएंगे, इसमें मिनरल्स मिलाएंगे, ठीक है। और क्या मिलाएंगे? हार्मोन्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है, हार्मोन्स, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये सारे हार्मोन है, और बाकी चीजें इसमें मिक्स कर देंगे। ये न्यूट्रिएंट मीडियम में आप इसको ग्रो करा रहे हैं। अब ये जो सेल है, क्योंकि ये सेल क्या है? परमानेंट टिश्यू की सेल थी, इस सेल में क्या होगा? इसमें होगा डी डिफरेंशिएशन। जो सेल है वो क्या करेगी? ये परमानेंट थी, याद करिए, नोट करते रहिएगा, ये परमानेंट सेल है, ठीक है, टिश्यू है, और इसमें क्या होगा? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि पहले इसको मेरिस्टेमेटिक बनाना पड़ेगा ना, तभी तो डिवाइड करेगा। तो ये डी डिफरेंशिएशन पता है आपको ना? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, डी परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक बनना, डी। क्या चीज मिलाएंगे? ऑक्सिन मिलाएंगे और साइटोकाइनिन मिलाएंगे, साइटोकाइनिन। लेकिन ध्यान रखिएगा रेशियो बराबर रहेगा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो क्या है? इक्वल रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये सेल क्या हो जाएगी? आप सेल हो जाएगी आपकी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेगी, क्या करेगी? मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडियम हमने दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। और एक ग्रुप ऑफ द सेल बन जाएगा, ढेर सारी सेल्स बन जाएंगी। ये सारी सेल कैसी हैं? मेरिस्टेमेटिक अभी हैं। इसको क्या बोलेंगे? कैलस। कैलस, तो कैलस की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड कैलस। क्योंकि ये सारी सेल एक जैसी हैं, अभी एक जैसी हैं कि नहीं है? इनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। जब इनमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा? सेल में जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो क्या चीज बनती है? मेरिस्टेमेटिक सेल में जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो बोलेंगे परमानेंट बन गया। वो परमानेंट टिश्यू ऐसे तो बनता है ना, समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये कैलस है, तो कैलस को कहीं अलग से लिख लीजिएगा। कैलस क्या है? ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के समूह को बोलते हैं कैलस। और इसमें सेल्स कैसी होती हैं? मेरिस्टेमेटिक होती हैं, ठीक है। सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक। ये कैलस है। तो कैलस में बताइए रूट स्टेम लीफ अभी नहीं बना है, अभी कुछ नहीं बना, सारी सेल एक जैसी है, मेरिस्टेमेटिक है। अब इस कैलस, अगर कहा जाए कैलस बनता कैसे है तो बताएंगे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो जब बराबर कर दिया जाता है शुरुआत में तो बन जाएगा कैलस। अब क्या करना? अब हमको रूट बनवानी है।
कैलस में क्या बनाना है, क्योंकि नया प्लांट बनाने जा रहे हैं, तो इस कैलस में जो भी सेल है हम चाहते हैं इसमें रूट बन जाए, स्टेम बन जाए, और जब स्टेम बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, उस पर लीफ बन जाएगी। ठीक है, छोटा सा प्लांट बन जाएगा। तो इस कैलस में क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास कैलस आ गया। कैलस में क्या करेंगे आप, इसमें ऑक्सीजन का रेशियो ज्यादा कर देंगे, ऑक्सीजन मोर कर देंगे साइटोकाइनिन से, मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम में अब क्या ज्यादा मिला देंगे, अब आप उसमें ऑक्सीजन ज्यादा कर देंगे। पहले बराबर था इस न्यूट्रिएंट मीडियम में, अब आपने ऑक्सीजन क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, हार्मोन ज्यादा कर देंगे। तो जानते हैं ऑक्सीजन आपने पढ़ा है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में कि ऑक्सीजन रूटिंग को प्रमोट कराता है, रूट बनवाता है। तो इससे क्या होगा, रूट बनेगा। ठीक है, तो रूट का फॉर्मेशन होगा। अब ठीक बनेगा रूट ना, और रूट बनेगी उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें साइटोकाइनिन मोर कर देंगे ऑक्सीजन से। तो जब साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाएगा तो साइटोकाइनिन शूट को प्रमोट कराता है, शूट को। ठीक है, शूट की ग्रोथ को। तो आपका स्टेम या शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास अब एक छोटा सा प्लांट बन गया है। इसके बाद लीफ आ जाएगा। जानते हैं जब स्टेम बन जाता है तो फिर लीफ भी आ जाएंगी। तो छोटा सा प्लांट बन गया जिसमें रूट बन गई है, स्टेम है और लीफ है। इस छोटे से प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांटलेट। ये अभी प्लांट लेट है। जैसे लीफ जो होती है आपने पढ़ी है, कंपाउंड, एक सिंपल लीफ होती है, एक कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में छोटी छोटी जो लीफ है उनको लीफ लेट बोलते हैं। ऐसे छोटा सा प्लांट लैब में बनाया गया है, न्यूट्रिएंट मीडियम में। एक नहीं बनाते हैं, एक प्लेट में ढेर सारे प्लांट छोटे छोटे बना के रख लेते हैं, माइन्यूट प्लांट बने हैं, इन्हीं को प्लांट लेट बोलते हैं। इनको यहां से ले जा करके खेत में, फील्ड में ग्रो कराएंगे और नए प्लांट को रेडी कराएंगे। ये प्लांट एग्जैक्ट 2 कॉपी बना है। जिस प्लांट से ये आपने सेल निकाला था ना, उसकी ये 2 कॉपी बनेगा। इसी प्लांट को क्या बोलेंगे, सोमा क्लोन है ये, सोमा क्लोन है ये। ठीक है, क्योंकि हमने सोमेटिक सेल को लेकर के क्लोन बनाया है। क्लोन तो है, लेकिन किस सेल को यूज करके आपने वो क्लोन बनाया, सोमेटिक सेल को। लीफ की सेल कैसी होती है, सोमेटिक सेल। आ रहा ना समझ में, नहीं आएगा तो बता देना जहां पर नहीं आएगा। ठीक, तो हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से क्या बना सकते हैं, एक ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो एग्जेक्टिव कॉपी होते हैं, उनको बोलते हैं सोमेटिक, सोमा क्लोन्स बोलते हैं। ठीक, अब क्या टिश्यू कल्चर से हम हाइब्रिड प्लांट भी बना सकते हैं, हाइब्रिड बताएंगे कोई, बना सकते हैं हाइब्रिड। वो कैसे बनते हैं, तो एक टेक्निक होती है सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर के अंदर में आती है। किसके अंदर में आती है टेक्निक, ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक आप कह सकते हैं। ये एक तरीके का, ये भी क्या है, ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक है। ये क्या करते हैं, इससे हम हाइब्रिड प्लांट बनाते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कौन सा, टोमेटो बनाया गया है। एग्जाम्पल अगर कहा गया तो टोमेटो एक हाइब्रिड प्लांट है जिसमें टोमेटो और पोटैटो दोनों के फीचर होते हैं। कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे आपके पास ये टोमेटो है, टोमेटो का प्लांट लेंगे और एक पोटैटो का प्लांट लेंगे। ठीक है, टोमेटो के प्लांट से सेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेल। यहां से हम सेल निकाल लेंगे, किसी भी पार्ट से निकाल लीजिए, किसी भी पार्ट से। ठीक है, सोमेटिक सेल होनी चाहिए, लेकिन कैसे से, रूट, स्टेम, लीफ, कहीं से सेल निकालेंगे। पोटैटो के किसी हिस्से से सेल निकाल लेंगे। सेल में जानते हैं सेल वॉल होती है, क्या होती है, बाहर सेल वॉल। देखिए सेल में बाहर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है ना, ये देखिए। ठीक, आपके पास ये बाहर क्या है, इसमें सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल, और यहां पर भी ये क्या है, सेल वॉल है। अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करा देना है, क्योंकि 2 सेल को फ्यूज कराना है। आप अब इस टेक्निक में टोमेटो और पोटैटो के सेल को लेकर उनको फ्यूज कराएंगे। तो फ्यूज ऐसे नहीं होता, जब तक सेल वॉल नहीं हटाएंगे तो सेल फ्यूज नहीं कर पाएंगी।
तो सेल वॉल हटाने के लिए इसको सेल्यूलेज और पैक्टिनेज एंजाइम से ट्रीट करेंगे। सेम यहां पर भी यही काम करेंगे, ठीक है। और इसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब और सेल वॉल हट जाएगी तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब बताइए, इसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। एक वर्ड होता है प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट है ये, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है, अगर प्लांट सेल में से क्या हटा दिया जाए, सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए, तो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं आप, वही होता है प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन रहेगा, केवल सेल वॉल हटाने के बाद प्लांट सेल में जो कुछ बचता है वो प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। तो आपने सेल वॉल हटा दिया, अब आसानी से फ्यूज करा सकते हैं। इसको कैसे कराएंगे, ऐसे नहीं फ्यूज होगा अपने आप, तो इसके लिए आपको PEG मिलाना पड़ेगा। PEG क्या है, लिखते भी रहा करिए, थोड़ा सा मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको समझना है तो लिखिए, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो ये सब दिमाग से हट जाएगा। मैं बहुत फास्ट कहिए तो और स्लो चलूंगा, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो हम और स्लो करें इसको। कोई समस्या है, और स्लो चलें, हाँ सही है ना, लिखते रहिए, देखिए ठीक है। साथ में एक ऐसे लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए ऊपर। तो ये आपको बताना चाहिए ना, कोई तो ऑब्जेक्शन करता नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ी देर रुके रहूंगा, ठीक है, आप तो लिख लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आराम से, इतना भी आराम से नहीं लिखना है, ठीक। आप लिखिए इसको साथ में, जब थोड़ी देर में रोक दूंगा। PEG एक केमिकल होता है, PEG का फुल फॉर्म देखिए, साथ में लिखेंगे। इसको मैं छोड़ने के बाद आपको वेट कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, साथ में लिखिए, थोड़ी देर वेट कर लेंगे, ठीक है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल ये केमिकल है। इसको मिला देंगे, दोनों सेल को जहां रखेंगे उसमें केमिकल आप ऐड कर देंगे। या एक चीज से और फ्यूज करा सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे करके, बिजली का झटका दे देंगे, हल्का वोल्टेज वाला, दोनों सेल क्या हो जाएंगे, फ्यूज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजन दूसरा होता है, और बाई इलेक्ट्रिक करंट, या तो उनको इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे तो ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे। अब ये दोनों सेल फ्यूज होकर के एक सेल बनेगी, और इस सेल में दोनों के फीचर रहेंगे, क्योंकि इनका न्यूक्लियस इसका भी न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा यहां पर आकर के ना। तो ये जो सेल बनेगी ये सोमैटिक हाइब्रिड सेल है। सोमैटिक सेल, दो सोमैटिक सेल को फ्यूज करके एक नया सेल बनाया, तो हाइब्रिड सेल है, सोमैटिक हाइब्रिड सेल है। अब ये सेल कैसी बोली जाएगी, हाइब्रिड सेल, ठीक है। और इस सेल को अब क्या करेंगे, अब वही काम, टिश्यू कल्चर से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराएंगे, जैसा टिश्यू कल्चर करते हैं। ये सेल है वही कैलस बनाएगी, कैलस के बाद रूट स्टेम लीफ बनेगा, ठीक है, छोटा सा प्लांट बनेगा। तो इससे जो प्लांट बनेंगे, प्लांट्स इससे बनेंगे, ठीक है, इसको ग्रो कराएंगे बाई टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से क्या करेंगे, इसको ग्रो करा के प्लांट। अब ये जो प्लांट बनेगा ये हाइब्रिड बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, ये सोमैटिक हाइब्रिड है, ये सोमैटिक हाइब्रिड है, इसी को बोलते हैं साइब्रिड। देखिए हाइब्रिड बताइए कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइब्रिड बनता है ना, ये सेक्सुअल में कहीं हाइब्रिड बनता है नहीं, ये इस तरीके से बनवा तो रहे, लेकिन ये सेक्सुअल में हाइब्रिड नहीं बनता। वैसे हाइब्रिड बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दो ऑर्गेनिज्म का जीनोम मिक्स किया, नया बन गया। ये सोमैटिक सेल के द्वारा बनाया हुआ हाइब्रिड है, इसलिए इसको बोलते हैं साइब्रिड, ठीक है। तो साइब्रिड याद रखिएगा, पोमैटो है ये, इसी को क्या बोलेंगे, पोमैटो। जो प्लांट बनेगा वो क्या बोला जाएगा, पोमैटो। क्यों पोमैटो बोला गया, क्योंकि देखिए टोमेटो, यहां से पीओ लिया गया और यहां से यामेटियो उठा लिया गया, यहां से पीओ और यहां से यामेटियो दोनों को फ्यूज कर दिया, पोमैटो बन गया, ठीक। लेकिन इसकी समस्या ये थी कि इसमें इसको कमर्शियल स्केल पर, बिजनेस के तौर पर इसको प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, बहुत बढ़िया पैदावार नहीं हो रही थी।
बन तो जा रहा था, टोमेटो भी बन रहा था, पोटैटो भी बन रहा था। नीचे नीचे क्या बनेगा? जमीन के नीचे पोटैटो आएंगे, जमीन के ऊपर प्लांट में क्या आएगा? टोमेटो बनेगा, दोनों आएगा। लेकिन कमर्शियल पॉइंट से ये बेकार हो गया, कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए इसका, इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। एक नॉर्मल पोटैटो की खेती करिए, उसमें ज्यादा पोटैटो आएंगे, नॉर्मल टोमेटो भी करिए, लेकिन जो मिक्स करके करते थे ज्यादा उसमें ग्रोथ नहीं होती थी। ठीक है, तो लिखेंगे इसका ड्रॉबैक क्या है, लिखेंगे टोमेटो में ये कमर्शियल स्केल पर बहुत बढ़िया नहीं माना गया। ठीक है, पैदावार इसमें बहुत अच्छी नहीं होती थी, यही एक इसका ड्रॉबैक हुआ। तो ये टिश्यू कल्चर कंप्लीट हो गया। एक्सप्लांट ध्यान रखना है, टोटिपोटेंसी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और पीईजी क्या किसके लिए? प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने के लिए। लिखिएगा ये प्रोटोप्लास्ट है, ये क्या है? प्रोटोप्लास्ट था, ये भी क्या है? प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, ये टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट, ये पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट। और किसी को कोई समस्या तो बताइए। बढ़ जाए आगे, देख रहे हैं। देखिए अब अगला जो टॉपिक दिया हुआ है वो कौन सा है? पेस्ट रेजिस्टेंस। लिखा है ना? नहीं, ये नहीं, बीटी कॉटन समझना है। ठीक, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ऐसे प्लांट जो जानते हैं प्लांट को इंसेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे प्लांट बनाए गए हैं जो क्या इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट, इंसेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा उनका। ठीक, तो इसको देखिए, एक वर्ड समझिए, पेस्ट है। आगे पढ़ेंगे पेस्ट। पेस्ट जानते हैं क्या होता है? इंसेक्ट को हम पेस्ट भी कह सकते हैं। पेस्ट क्या होता है कोई? क्योंकि आगे वाले में पेस्ट भी लिखा हुआ है, बताएंगे कोई? क्या सारे इंसेक्ट पेस्ट होते हैं? हर, देखिए इंसेक्ट को आप पेस्ट कह सकते हैं, लेकिन हर पेस्ट इंसेक्ट नहीं होता है। पेस्ट क्या है? ऐसे एनिमल्स जो फसलों को नुकसान पहुंचाते, जिससे ह्यूमन का, मनुष्य का आर्थिक नुकसान होता है। जैसे चूहा है, कहीं गेहूं रखा है, खा गया सब, तो चूहा क्या है? पेस्ट माना जाएगा। ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर पूरी फसल को ही चाट जाते हैं, होता है ना टिड्डे। ऐसे ही जो भी एनिमल्स हैं, जो या जो भी इंसेक्ट हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और जिससे ह्यूमन, मनुष्य में मतलब आर्थिक रूप से उसको समस्या होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेस्ट। लिखेंगे ये क्या है? एनिमल्स हैं, एनिमल्स दैट जो हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, किसको? क्रॉप्स को, फसलों को। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? रैट हो गया, ठीक है, और आपका इंसेक्ट्स हो गए। तो इंसेक्ट को हम पेस्ट कह सकते हैं, लेकिन हर पेस्ट इंसेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ पेस्ट रैट भी तो पेस्ट है। ठीक, तो यहां पर हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट समझेंगे। तो उसके समझने के पहले एक बैक्टीरिया का नाम समझिए। एक बैक्टीरिया है बेसिलस, बेसिलस थोरिनजेनेसिस, थोरिनजेनेसिस, इसको बीटी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये है बीटी बैक्टीरिया। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये बैक्टीरिया किसी फसल को नुकसान कैसे करता है, उसके बाद फसल को कैसे रेजिस्टेंस बनाया गया है वो समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बीटी बैक्टीरिया क्या है? इसमें एक जीन होती है, उस जीन का नाम क्या है? क्राइजीन। इसके अंदर एक जीन है डीएनए में, वो क्या है? क्राइजीन। क्राइजीन को बोलते हैं, क्राइजीन क्या करती है? प्रोटीन बनाती है, क्योंकि जीन से प्रोटीन बनती है ना। ठीक,
तो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या है, उसका नाम है क्रिस्टल प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल प्रोटीन, क्योंकि उसकी नेचर कैसी है, क्रिस्टलाइज है, बारीक दाने होते हैं छोटे छोटे, क्रिस्टल के रूप में है। इसीलिए इस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को क्रायोजीन बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन क्रिस्टल नेचर की है। तो जीन कौन सी होगी, क्रायोजीन। क्रायोजीन क्रिस्टल प्रोटीन बनाती है, और इसी प्रोटीन को, ये प्रोटीन एक्चुअली में क्या है, जहर है, टॉक्सिन है, इसी को बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। तो बीटी बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है, वो टॉक्सिन प्रोटीन नेचर का है, इसको क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है, ये इंसेक्ट को मारता है। कैसे मारता है, जब ये प्रोटीन, अच्छी, और ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में बनती है। किस रूप में बनती है, इनएक्टिव। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम जो बनते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं, प्रो। तो इसको, ये जो, इसको आप कह सकते हैं प्रोटॉक्सिन, ठीक है। ये टॉक्सिन बैक्टीरिया को नुकसान नहीं करता, बैक्टीरिया को नहीं मारता। जैसे हमने बताया था आपको कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन बनाता है, बैक्टीरिया। किसके लिए बनाता है, दूसरे के डीएनए को काटने के लिए, लेकिन अपना डीएनए क्यों नहीं काटता है, इसी ने बनाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अपना डीएनए क्यों नहीं काट पाता है इसका एंजाइम, क्योंकि अपना डीएनए को ये कुछ चेंज कर लेता है मिथाइलेज से। ऐसे ही यहां पर ये टॉक्सिन इस बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, जहां से बन रहा है, इस बैक्टीरिया से ये बन रहा है, इसको समस्या नहीं करता, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है। ये आता क्वेश्चन कि बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता है, क्योंकि टॉक्सिन किस रूप में बनता है, इनएक्टिव। एक्टिव कब होगा, जब कोई कीड़ा खाएगा इस टॉक्सिन को, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में बनता है 10, इसीलिए नॉट किल, ये किल नहीं करता है। तो बैक्टीरिया जहां से ये बन रहा है, बीटी बैक्टीरिया से, इसको ये किल नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है। अब ये टॉक्सिन कैसे नुकसान करता है वो देखिए। जैसे इस बैक्टीरिया के स्पोर आते हैं, स्पोर जानते हैं, एक तो होता है केमिकल पेस्टिसाइड मिला देना, दवाई छिड़क देना, मर जाएंगे कीड़े। एक होता है कि इस बैक्टीरिया के मार्केट में स्पोर आते हैं, उन्हें स्पोर को पानी में मिलाइए, मशीन में डालिए लिक्विड भर के, और मशीन से स्प्रे कर दीजिए पूरे प्लांट पे। जहां जहां ये स्पोर जाएंगे, लीफ पे स्पोर पहुंच गया, इसके स्पोर कहां चले गए, लीफ पर। अब जब कोई इंसेक्ट आएगा उस प्लांट को खाने की कोशिश करेगा, तो इंसेक्ट क्या होगा, मर जाएगा, क्योंकि इसके स्पोर कहां चले गए, उसके पेट में चले गए, और वहां जाके जहर बना देंगे, बीटी टॉक्सिन। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनता है जहर। समझ में आया। तो एक चीज और पूछा जाता है कि ये टॉक्सिन बैक्टीरिया कब बनाता है, तो जब स्पोरुलेशन के दौरान। स्पोरुलेशन समझते हैं क्या होता है, अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा ना, बैक्टीरिया अमीबा में पढ़ा होगा। अमीबा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो मल्टीपल फिजन के दौरान अपने चारों तरफ एक हार्ड कवर बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट। ऐसे ही बैक्टीरिया जो होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, अपने अंदर बनाते हैं, बाहर नहीं। बाहर नहीं बनता है स्पोर, अंदर स्पोर बनाते हैं, इंडोस्पोर, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर बनाते हैं, तब जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब, ठीक है। तो ये टॉक्सिन कब बनता है, जब स्पोर बैक्टीरिया बनाता है उस समय टॉक्सिन बनता है। ये ऐसा पूरे साल भर नहीं बनाता है, ये पर्टिकुलर कुछ समय के दौरान बनेगा, और वो समय कौन सा होगा, स्पोरुलेशन वाला समय रहता है, ठीक है। तो ये टॉक्सिन याद रखिए, प्रोड्यूस होता है, बनता है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्पोरुलेशन। ये क्वेश्चन आता है, स्पोरुलेशन, केवल स्पोरुलेशन के टाइम पर ही ये टॉक्सिन बनता है, ठीक। ध्यान रखना आपको, हमेशा नहीं बनेगा ये। अब जैसे ही ये टॉक्सिन किसी इंसेक्ट को कैसे मारता वो समझते हैं।
कोई भी इंसेक्ट की बॉडी में अगर ये टॉक्सिन चला गया, कोई कीड़े ने ये टॉक्सिन खा लिया, तो क्या होगा, ये टॉक्सिन जब कहां पहुंचेगा, रीच इन मिड गट। मिड गट का मतलब जानते हैं, ऑफ इंसेक्ट। आपने कॉकरोच पढ़ा ना, तो मिड गट का मतलब होता है मिडिल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मिड गट है, जहां पर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। तो खाना जहां पचता है और जहां उसका अवशोषण होता है, उस पार्ट को मिड गट बोलते हैं। तो जैसे ये टॉक्सिन कोई कीड़ा खाएगा, उसके मिड गट में जब ये पहुंचेगा, तो मिड गट में क्या होता है, अल्कलाइन मीडियम। वहां पर पीएच कैसा है, अल्कलाइन मीडियम है, ठीक है। पीएच कैसा देखने को मिलता है, अल्कलाइन, बेसिक। तो बेसिक पीएच में ये टॉक्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है। टॉक्सिन क्या हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाता है एक्टिव, ठीक है। तो प्रोटॉक्सिन ना रह करके वो क्या बन गया, बीटी टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। टॉक्सिन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वो असली टॉक्सिन बन गया, अभी तक वो प्रोटॉक्सिन था। तो ये भी ध्यान रखना कैसे वो एक्टिव होता है, इन द गट ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट की गट में अल्कलाइन पीएच की उपस्थिति में। और ये टॉक्सिन जब एक्टिव होगा तो क्या होगा, आप देखिए, जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल है, किसकी, कीड़े की एलिमेंट्री कैनाल है, इंसेक्ट का। यहां टॉक्सिन पहुंच गया, एक्टिव हो गया। ये टॉक्सिन इस एलिमेंट्री कैनाल में जो एपिथेलियम होती है ना, गट की जो एपिथेलियम है, अरे गट जो है उसमें बाहर की लेयर एपिथेलियम होती है, तो एपिथेलियम में छेद कर देगा, होल कर देगा ये टॉक्सिन, ठीक है। कहां छेद बना दिया, एपिथेलियम में होल। अब क्या होगा, यहां जो वाटर होगा, एलिमेंट्री कैनाल में जो वाटर होता है, वो वाटर होल के रास्ते कहां जाएगा, एपिथेलियम की सेल में पहुंच जाएगा। जितने छेद बने हैं, छेद के रास्ते पानी कहां पहुंच गया, एपिथेलियम की सेल में। और ये सेल फूल जाती है, सेल कर जाएंगी, और सेल करने के बाद ये बस्ट कर जाएंगी, उसकी एलिमेंट्री कैनाल खत्म हो जाएगी और वो भूखा मर जाएगा। ये खाना कैसे, खाना खाएगा तो कैसे डाइजेस्ट करेगा ना, वो डाइजेस्ट नहीं। तो कीड़ा स्टार्वेशन की वजह से मर जाता, भूखमरी की वजह से। तो उसको आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। देखिए, टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा और क्रिएट करेगा, ये क्या कर देता है, क्रिएट्स फोर्स इन एपिथेलियम, एपिथेलियम ऑफ मिडगट। जो मिडगट है उसकी एपिथेलियम में क्या बना दिया, फोर्स। फिर क्या होगा, आगे लिखेंगे यहां पर, यहां इसको आगे बढ़ाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर इंटर करेगा, वाटर एंटर्स एन एपिथेलियल सेल। एपिथेलियम की कोशिकाओं में वाटर एंटर करेगा और ये सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल कर जाएंगी, स्वेल एंड लाइसिस हो जाएगी, ये सेल फट जाएंगे और एलिमेंट्री कैनाल डैमेज और इंसेक्ट डाई हो जाएगा। और डाई क्यों होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो गया, कोई खाना पीना पचेगा नहीं, इसमें डाइजेस्ट नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे ये किसी इंसेक्ट को मारने का काम करता है। हो गया है सिम। आप इसको यहां से भी ले सकते हैं, देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो लिखा आप इसको यहां से ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना, होता है ना, ठीक है। यहां से डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर लीजिए, इत्मीनान से लिख लीजिएगा जाकर के, ठीक। सारा स्लाइड ट्रांसफर हो जाता है। ये समझ में आ रहा है, अगर छूट जाता है तो चाहे जैसा प्रोसेस अपनाइए। अब देखिए, जो क्राइजीन है, अच्छा ये एक चीज और समझिए, ये जो बीटी टॉक्सिन है, बीटी टॉक्सिन, ये क्या ये सभी बैक्टीरिया बनाते हैं, हर बेसिलस बैक्टीरिया बनाता नहीं, कुछ बैक्टीरिया, ध्यान रखिए, बीटी टॉक्सिन किससे बनता है, फ्रॉम सम बीटी बैक्टीरिया। सारे बीटी बैक्टीरिया नहीं बनाते हैं, सम बीटी बैक्टीरिया, ये चीज ध्यान रखना है। हर बीटी बैक्टीरिया ये टॉक्सिन नहीं बनाएगा। ये टॉक्सिन क्या सारे कीड़ों को मारता, नहीं, ये कुछ कीड़ों को मारता है, सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो दूसरी चीज लिख रहा हूं, किल
सर्टेन इंसेक्ट, कुछ ही इंसेक्ट को ये मारता है। हर बीटी बैक्टीरिया से नहीं बनेगा और कुछ ही इंसेक्ट को टॉक्सिन मारेगा। किस किस को मारता है वो देख लीजिए। तो ये एक नाम लिखा है इसमें, देखिए लेपिडोप्टेरॉन एक ऑर्डर है, कॉलेप्टेरॉन एक ऑर्डर है, डिप्टेरॉन एक ऑर्डर है। उसमें एक नाम बताइए, कोई नाम लिखा है? आर्मी वर्म करके है, एक नाम और है, एक नाम उन्होंने और लिखा है आर्मी वर्म के पहले। हाँ, टोबैको बड वर्म, यस। देखिए किस इंसेक्ट को मारेगा? टोबैको बड वर्म। टोबैको बड वर्म क्या है? तंबाकू का जो पौधा होता है उसमें जो कली बड होती है उसको किल करता है, ठीक है, टोबैको बड वर्म। दूसरा है आर्मी वर्म, आर्मी वर्म एक कीड़ा, उसको मारेगा। और किसको मारेगा? ये बीटल्स को, ठीक है, बीटल्स को मारेगा। इसके बाद में फ्लाइज और मॉस्किटो। तो केवल इतने इंसेक्ट को टारगेट करता है ये बीटी टॉक्सिन। कितने इंसेक्ट को? 5 इंसेक्ट हैं इनको टारगेट करता है। अब ये ध्यान रखना कि ये इंसेक्ट किस ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि फाइलम में सारे इंसेक्ट किस फाइलम में रखे हुए हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा। उसमें कौन सी क्लास है? इंसेक्टा। और इंसेक्टा क्लास में ऑर्डर होता है। तो ये दोनों इंसेक्ट किस ऑर्डर में आते हैं? लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन ऑर्डर है इनका। ये है कोलियोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरॉन ऑर्डर। और ये है क्या चीज? डिप्टेरॉन, डिप्टेरॉन ऑर्डर। ध्यान रखिएगा ऑर्डर, ठीक है, कौन सा इंसेक्ट किस ऑर्डर में आता है। समझ में आ गया किस किस इंसेक्ट को मारते हैं। अब यहां से एक चीज समझ में आए कि बीटी टॉक्सिन इज इंसेक्ट स्पेसिफिक। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता है, तो बताइए। हर इंसेक्ट को नहीं मारता ना, एक विशेष इंसेक्ट को ही मारेगा ना। तो एक लाइन और लिखिएगा कि बीटी टॉक्सिन जो यहां पर लिखा ही है, बीटी टॉक्सिन क्या है? इंसेक्ट स्पेसिफिक है। हर इंसेक्ट को ये किल नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, बीटी टॉक्सिन बनता कहां से है? क्राइजीन से। किससे बनेगा? क्राई। तो जो क्राइजीन होती है, क्राइजीन, तो क्या क्राइजीन सबके भी सेम है? जितने भी इंसेक्ट मारे जा रहे हैं वो किससे मरते हैं? इस जहर से मरते हैं। ये जहर कहां से बनता है? क्राइजीन। तो क्या इस जहर को बनाने वाली, देखिए टॉक्सिन सारे जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग इंसेक्ट को मारने के लिए अलग अलग प्रकार का टॉक्सिन बनता है। इसलिए लिखा ना इंसेक्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब लिख लीजिएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन, अलग अलग टॉक्सिन बनेगा। किसके लिए? फॉर डिफरेंट इंसेक्ट, ठीक है, अलग अलग इंसेक्ट को मारने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिन बनता है। तो जब टॉक्सिन ही कई प्रकार का है तो ये क्राइजीन भी तो कई प्रकार की होगी ना भाई। एक ही क्राइजीन कई तरीके की टॉक्सिन नहीं बना सकती है, क्राइजीन भी कई टाइप की होगी, क्योंकि टॉक्सिन कई तरीके का बन रहा है तो जीन भी तो कई होंगी ना। तो क्राइजीन भी क्या है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्राइजीन डिफरेंट टाइप की होती हैं, जिससे डिफरेंट टाइप का टॉक्सिन बनता है और जिससे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट को किल किया जाता है, ठीक है। तो क्राइजीन में लिखिएगा टाइप क्या है? क्राई 1AC और क्राई सेकेंड AB। ये दोनों जीन किसको मारने के लिए जिम्मेदार हैं? कॉटन बॉल वर्म, कॉटन की जो बॉल में छेद करते हैं जो कीड़े, ये हैं फॉर कॉटन बॉल वर्म। और एक आपका है क्राई सेकंड फर्स्ट AB, क्राई फर्स्ट AB, ये कॉर्न बोरर के लिए है, फॉर कॉर्न बोरर। मक्का जो होता है BORER, मक्के में जो दाने होते हैं उसमें होल कर देते हैं ये
जब इंसेक्ट होल कर देते हैं तो उनको मारने के लिए जो टॉक्सिन जहर बनता है, बैक्टीरिया बनाता है, वो किस जीन से बनता है? क्राई1 AB से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक लाइन और लिखी होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पढ़िएगा, लिखा है कि टाइप ऑफ टॉक्सिन किस चीज पर डिपेंड करता है। बहुत बड़े बड़े में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट करके, ये लाइन बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ टॉक्सिन, बैक्टीरिया किस तरीके का जहर बनाएगा। अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग टॉक्सिन बनाते हैं, तो बैक्टीरिया किस तरीके का टॉक्सिन बनाएगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है? कि ये निर्भर करता है कि आपको किस तरीके का इंसेक्ट मारना है। जैसा इंसेक्ट मरवाना है, जैसा इंसेक्ट को किल करवाना है, उस तरीके का टॉक्सिन बनेगा। तो पहली चीज क्या है? टाइप ऑफ टॉक्सिन किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन, ठीक है, किस चीज पर डिपेंड करेगा? टाइप ऑफ, लाइन पढ़ दीजिए, कुछ ऐसे लिखा है, उसी लाइन को मैं लिख दूं, टारगेट पेस्ट, ठीक है, टाइप ऑफ टारगेट पेस्ट, किस पेस्ट को मारना है, तो उसी तरीके का टॉक्सिन भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और एक और लिखा गया होगा, कुछ आगे और बढ़े इसमें, पूरा लाइन पढ़िए, थोड़ा सा पूरा लाइन पढ़ दीजिए तो मैं इसको समझा दूं, हमको दिखा दूं, हम देख लें। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड ऑन द क्रॉप, हाँ ये जीन लिखा, थोड़ा सा चेंज करना इस लाइन को, कि जीन का चॉइस किस चीज पर डिपेंड करता है? क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट, ठीक है, ऐसे रखिए, टाइप ऑफ जीन करिए इसको, या चॉइस ऑफ जीन, पूरी वही लाइन ही लिखिए, चॉइस ऑफ जीन। आपके पास कई जीन है ना, ये देखिए, ठीक, कौन सी जीन से, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अभी करेंगे ना कि कौन, जो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो कौन सी वाली जीन को ट्रांसफर कराएंगे, तो चॉइस ऑफ जीन किस पे डिपेंड करता है कि पेस्ट क्या है, ठीक है, किस पेस्ट को मारना है और किस बैक्टीरिया के खिलाफ में वो है। आगे लिखा हुआ है, कहां गया, हाँ, टारगेट पेस्ट एंड टाइप ऑफ क्रॉप, आगे लिखेंगे एंड टाइप ऑफ क्रॉप, समझ रहे ना। आपकी जो जीन होगी, जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जब आप जीन को ट्रांसफर करेंगे किसी प्लांट में, तो किस चीज पर डिपेंड करता है, कौन सी जीन को ट्रांसफर करेंगे, वो डिपेंड करती है कि किस पेस्ट के खिलाफ में आप रेजिस्टेंस डेवलप कराना चाह रहे हैं और किस प्लांट में डेवलप कराना चाह रहे हैं। भाई कॉटन में ये काम करना चाह रहे हैं कि ब्रिंजल में करना चाह रहे हैं आप रेजिस्टेंस वाला काम, ठीक है, और किस पेस्ट के खिलाफ में, मतलब इसके खिलाफ में कि इसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप करा रहे हैं कि बीटल के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, ठीक है, किस पेस्ट से प्लांट को बचाना चाहते हैं और किस प्लांट में आप ये काम करना चाहते हैं, तो उस तरीके की जीन को आपको प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जीन सबके लिए क्या है, अलग अलग है। जैसे इस इंसेक्ट के लिए ये जीन है, ठीक है, और इस कॉर्न बोरर इंसेक्ट के लिए ये जीन है, समझ में आया, जीन भी अलग। ये लाइन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब कैसे जीन को ट्रांसफर करते हैं, अभी तक केवल आपने ये समझा कि बैक्टीरिया क्या करता है, कैसे किसी कीड़े को मारता है। अब हम चाहते हैं कि प्लांट को ही क्यों ना ऐसा बना दिया जाए, ध्यान सुनिए, प्लांट को ही क्यों ना ऐसा बना दिया जाए कि हमको बैक्टीरिया अप्लाई ही ना करना पड़े। भाई मैंने बताया आपको, या तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड मिलाइए फसलों में कीड़ों को मारने के लिए, या तो इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करिए। ये बैक्टीरिया क्या करता है, सीधे इंसेक्ट पर अटैक कर देता है। आप चाहते हैं कि इसको भी नहीं यूज करना, तो सीधे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उस जीन को, जो जीन वो जहर बना रही है, उसी जीन को प्लांट में ही ट्रांसफर कर दो, तो प्लांट ही वो पॉइजन बनाने लग जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी ना। फिर हमको बाहर से बैक्टीरिया अप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्लांट क्या करेगा, खुद वो टॉक्सिन बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि हमने उस जीन को जो टॉक्सिन बना रहे थे उसको कहां ट्रांसफर कर दिया, प्लांट में ले गए सीधे, ठीक है। तो किसी भी प्लांट को रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है वो समझिए।
इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाए जाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, क्राइजीन आपने पढ़ ली है। क्राइजीन क्या करती है, पॉइजन बनाएगी। क्राइजीन को क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम, प्लांट में जीन को ट्रांसफर करने का तरीका एग्रोबैक्टीरियम। तो टीआई प्लाज्मिड की मदद से, टीआई प्लाज्मिड की मदद से इस जीन को कहां से निकाला हमने, ये कहां से लाए हैं, फ्रॉम बीटी बैक्टीरिया। ये बीटी बैक्टीरिया से हमने जीन को निकाल लिया, एंजाइम से कट बट करके सब आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जीन को कैसे आइसोलेट करते हैं। अब आपने टीआई प्लाज्मिड की मदद से कहां ट्रांसफर कर दिया इसको किसी भी प्लांट में। ठीक है, मान लीजिए बीटी कॉटन में ट्रांसफर कर दिया, बीटी ब्रिंजल भी बनाया गया है। ठीक है, अब जब ये कॉटन में जाएगी तो कॉटन क्या करेगा, ये बीटी कॉटन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जीन इसमें पहुंच गया। ये जीन क्या करेगी, प्रोटीन बनाएगी। प्रोटीन कौन सी होगी, बीटी। तो ये बीटी कॉटन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा बीटी टॉक्सिन। ठीक, किस रूप में बनाएगा, एक्टिव कि इनएक्टिव, इनएक्टिव। ध्यान रखिएगा, ये इनएक्टिव रूप में बनेगा अभी, प्रोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन कहां बन रहा है, प्लांट के अंदर, क्योंकि हमने इनको ट्रांसफर कर दिया। अब जब कोई भी इंसेक्ट आएगा और कॉटन की जो बॉल होती है उसको खाने की कोशिश करेगा, जैसे ही थोड़ा सा अटैक करेगा, थोड़ा सा खाएगा माइन्यूट, तो कॉटन का अगर थोड़ा सा हिस्सा इंसेक्ट की बॉडी में जब चला जाएगा तो एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाएगी, फट जाएगी उसकी। समझ में आया, उसमें होल बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, पिछले प्रोसेस बता दिया मैंने। तो ये इंसेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली मर जाएगा, प्लांट को खाते ही थोड़ा सा वो किल हो जाएगा, जो प्लांट बच जाएगा। यही काम तो करना है, इंसेक्ट के खिलाफ में प्लांट को क्या बना दिया, रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, और यही टॉक्सिन आगे लिखेंगे, टॉक्सिन कहां जाएगा, इनटू गट। जब ये गट में पहुंचेगा ऑफ इंसेक्ट तो वही सेल क्या करेगा, किल करा देगा, किल इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट मर जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कौन कौन से प्लांट है, देखिए, अगर कहा जाए कि ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोई अच्छे जीन को ट्रांसफर किया गया है, वो क्या है, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन बनाया गया था, जो चाइना ने बनाया था। ठीक है, टोबैको वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। नोट कर लीजिएगा, टोबैको जो है, टोबैको वो क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था, ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसको किसने बनाया, चाइना ने बनाया था 1982 में। ठीक है, 1982 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाया चाइना में, टोबैको, ट्रांसजेनिक टोबैको बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, इंडिया में कौन सा बनाया गया, इन इंडिया में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया था, ट्रांसजेनिक प्लांट, वो कौन सा था, वो था कॉटन, बीटी कॉटन। एक कॉटन नॉर्मल वाला होता है और कॉटन के प्लांट में बीटी जीन को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन था और बीटी ब्रिंजल, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा बीटी ब्रिंजल था, पहले लिखेंगे बीटी ब्रिंजल, बाद में क्या बनाया गया, बीटी कॉटन भी बनाया गया। ठीक है, कमर्शियल स्केल पर अगर कहा जाए, कमर्शियल, ठीक है, बिजनेस के तौर पर, तो बीटी कॉटन कमर्शियल स्केल पर था, एट कमर्शियल पर्पस, फॉर, सॉरी, इसको लिखेंगे एट की जगह लिखिएगा फॉर कमर्शियल पर्पस। तो पहला था बीटी ब्रिंजल, उसके बाद बीटी कॉटन, लेकिन बीटी ब्रिंजल बैन कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया इंडिया में बैंड। क्यों बैन हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या आ रही थी। समस्या ये आ रही थी, टॉक्सिक था, टॉक्सिक टू ह्यूमन में थोड़ी सी ये टॉक्सिसिटी जनरेट करा रहा था। ठीक है, ह्यूमन में एलर्जी, इस बैगन को जब ह्यूमन खाते थे तो एलर्जी वाली समस्या क्रिएट हो जाती थोड़ी सी, थोड़ा सा ये टॉक्सिसिटी भी कर रहा था। ठीक है,
तो एलर्जिक भी था, एलर्जिक, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया बीटी ब्रिंजल। इसमें कीड़े नहीं लगते थे क्योंकि इसमें कीड़े को मारने वाली जीन को ट्रांसफर किया गया था, और बीटी कॉटन में भी कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट को बनाए गए हैं। अब बताइए कितना बढ़िया फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत हो बताइए इसमें। और कोई चीज इसमें जो ऐसा छूटा तो नहीं होगा, ऐसा कोई भी चीज छूटी नहीं होगी। ठीक है, मैं देख ले रहा हूं एक बार। बुक में लिखा गया है, अरे बतियाने से पहले थोड़ा देख पढ़ लीजिए। बुक में एक लाइन लिखा है कि बीटी बैक्टीरिया प्रोड्यूस दिस टॉक्सिन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज। चौथी लाइन में देखिए जहां बीटी के बारे में लिखा है, बीटी बैक्टीरिया प्रोड्यूस दिस टॉक्सिन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। बीटी बैक्टीरिया ये टॉक्सिन हमेशा नहीं बनाता है, अपने जीवन चक्र की कुछ अवस्थाओं में बनाता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। जो पर्टिकुलर क्या है वो स्पोरुलेशन वाला समय है। समझ में आ रहा है? और ये आपका हो गया हर कंप्लीट। देखिए चॉइस वाली लाइन को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। जो चॉइस ऑफ जो लिखा गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से वो। और जितनी भी जीन आपकी हैं, क्राइवन ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें सब फिनिश हो गया है। आगे जो टॉपिक बताने जा रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब क्या पढ़ा आपने अभी? इंसेक्ट। इंसेक्ट भी क्या होता है? पेस्ट। फिर अगला से क्या पढ़ने जा रहे हैं? पेस्ट। और वो असली वाला पेस्ट पढ़ रहे हैं, जो पेस्ट होते हैं, मतलब जिसको इंसेक्ट नहीं है, वो इंसेक्ट नहीं है। अब जो पढ़ रहे हैं कि ऐसा प्लांट हमने बनाया बायोटेक्नोलॉजी से जो क्या है, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। तो वो इंसेक्ट वाला पेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दूसरा पेस्ट है उसमें। जो इंसेक्ट होते हैं वो नहीं पढ़ना। ये टॉपिक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। देखिए आता समझ में? ये आता समझ में? हाँ, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी आती है। ये पल्ले नहीं पड़ता है, ये पल्ले नहीं पड़ता है टॉपिक है। हाँ, ये आप जान लीजिए पूरे 12th क्लास के सिलेबस में जो एक तो आपका जेनेटिक्स वाला अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चीज है, थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल, उसके बाद ये है। बाकी एरिया में यही टॉपिक है जो कि एकदम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो देखिए समझ लीजिए इसको क्या है। पेस्ट रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट। हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या बनाने जा रहे हैं? ऐसा प्लांट बनाने जा रहे हैं जो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस। इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, लिखने वाला काम चाहे बाद में कर लीजिएगा आप, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब देखिए एक टेक्नोलॉजी होती है, या पहले आप एक चीज समझिए, एक निमेटोड है। क्या है? एक निमेटोड। निमेटोड समझते हैं क्या होता है? फाइलम एस्केहेलमंथ। एक होता प्लेटीहेलमंथ, एक होता एस्केहेलमंथ। फाइलम में जहां एस्केरिस आता है वहीं पर एक ये निमेटोड है। ठीक है, राउंड वर्म जिसको कहते हैं आप, ये निमेटोड है जो क्या है? राउंड वर्म है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? मेलेडोगाइनी। स्पेलिंग बता दीजिए। मिलोइडी है, मिलोइडी, मिलोइडी गायनी, गायनी इनकोग्निशिया। मिलोइडी, मिलोइडी टॉफी वाला है ये, मिलोइडी गायनी। ठीक है, इनकोग्निशिया एक निमेटोड है, राउंड वर्म है। ये कहां रहता है? ये सॉइल में रहता है। ठीक है, ये आपका एन सॉइल, ये सॉइल में है, सॉइल। ठीक, और करता क्या है? ये तंबाकू का जो पौधा होता है उसकी जड़ों में ये
गांठ बना देता है, ठीक है। रूट नॉट डिजीज, जड़ खराब कर देगा एकदम ये। तो ये जब ये मिट्टी में अगर ये टोबैको के प्लांट के पास पहुंच गया तो उसकी रूट को एकदम खत्म कर देता है। तो ये इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट साथ में लिखते भी रहेगा, इन्फेक्ट रूट ऑफ टोबैको, टोबैको प्लांट, टोबैको की प्लांट की रूट लिखते भी रहे साथ में, ठीक है। टोबैको की प्लांट की रूट को क्या कर देता है, ये इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। हो समस्या क्या आएगी, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज हो जाएगी। छोटे छोटे गांठ बन जाती हैं, ठीक है, किसमें, जड़ों में। और इसकी वजह से समस्या क्या आती है कि पौधा जो होता है मिट्टी से कुछ खींच नहीं पाता है, क्योंकि जब सोचिए ये जड़ है और जड़ों में बीच में जो जाइलम और फ्लोएम पता है आपको ना, तो जाइलम और फ्लोएम में अगर गांठ बन जाए तो पानी कैसे खींचेगा ऊपर, रास्ता तो रुक गया, पाइप ब्लॉक हो गया, तो पानी और मिनरल्स को खींच नहीं पाता है और पौधा मर जाता है बिना खाए, ठीक है। तो रूट नॉट डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इन प्लांट। किस प्लांट में, टोबैको के प्लांट में, ठीक है। और इसकी वजह से फिर पौधा मरने लगेगा और कुछ समय बाद खत्म कहानी हो जाएगी। प्लांट क्या हो जाएगा, जब जड़ पानी नहीं खींच रही है तो सारी प्रोसेस समस्या, और टोबैको प्लांट क्या हो जाएगा, प्लांट डाई कर जाएगा कुछ समय बाद। तो जी अब ये सारा काम कैसे करता होगा, होगा ये कि इसमें कोई जीन होगी ना, ये ऐसा कोई टॉक्सिन जहर बनाता होगा, वो जब ये नेमेटोड जब इंफेक्शन करता है टोबैको की रूट में, तो वहां जाकर के वो टॉक्सिन उसमें पहुंचता होगा जड़ों में और जड़ में ब्लॉक कर देता है उठा करके। टॉक्सिन कौन बनाया होगा, ये इसकी बॉडी में बन रहा, वहां टॉक्सिन अभी नहीं बन रहा क्योंकि हमने जीन अभी ट्रांसफर नहीं किए हैं, ठीक है। ये टॉक्सिन यहां बन रहा है, यहां पर उसकी बॉडी में जहर, और जब वो जहर को ट्रांसफर करेगा कहां, प्लांट की रूट में, वहां जाके वो ब्लॉकेज हो जाएगा रूट। समझ में आ रहा है ना, उसकी बॉडी में नेमेटोड में बन रहा है। तो ये चीज है। अब देखिए, अब समझना है, एक टेक्निक होती है, अगर टोबैको के प्लांट को बचाना है तो टोबैको के प्लांट को बचाने की जरूरत क्या है, समझिए, तो बताएंगे कोई, टोबैको के प्लांट को बचाने की जरूरत क्या है, कैश क्रॉप है ना टोबैको, कैश क्रॉप है कि नहीं है, जानते हैं ना कि इससे पैसा नकदी कैश क्रॉप में आता है, और जितने भी जो है एडिक्ट पर्सन है वो तो मर जाएंगे सब, है ना, जो छल्ला बनाने वाले, जो ये करने वाले, और ये सब मर जाएंगे, खत्म कहानी हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है इसको बचाना उनके लिए। तो कैसे उसको बचाया गया है, एक टेक्नोलॉजी है, उसी को समझना है उसको। तो लिखेंगे टोबैको प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया गया। रेजिस्टेंट का मतलब प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कराई गई, अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में बनाया गया है, नेमेटोड के, ताकि नेमेटोड उसका कुछ नहीं कर पाएगा, तो रेजिस्टेंस बना दिया गया। कैसे बनाया गया होगा, जीन को ट्रांसफर किया गया होगा बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और वहां जेनेटिक इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया, इंजीनियरिंग, ठीक है। कौन सी जीन ट्रांसफर की गई होगी, नेमेटोड वाली, कहां पर, प्लांट में। तो बताएंगे एक चीज कि प्लांट में हमने नेमेटोड वाले जीन को ट्रांसफर कर दिया ना। से चीज ध्यान समझिएगा, बीटी वाले केस में क्या था, बीटी बैक्टीरिया एक जहर बना रहा था, इसको क्या बोलते थे, बीटी टॉक्सिन, ये जहर कीड़ों को मारता था। हम चाहते थे कि ऐसा प्लांट बना ले जाए जिसमें हमको ये बैक्टीरिया का प्रयोग ना करना पड़े, सीधे प्लांट ही वो जहर बनाने लग जाए, प्लांट। तो हमने क्या किया था, इस बैक्टीरिया से वो जीन को निकाला था, वो जहर बना दी थी, वो जीन को सीधे यहां ट्रांसफर कर दिया, और ये प्लांट क्या करता है, वो टॉक्सिन खुद बनाता है, हमारा काम आसान कर दिया।
लेकिन यहाँ वो काम नहीं करेंगे। यहाँ आप ये नहीं कहेंगे कि नेमेटोड है राउंड वॉर्म, इससे आप उस जीन को निकालेंगे जो जीन क्या करती है, वो टॉक्सिन बनाती है, ठीक है, जिसकी वजह से रूट खराब हो रही थी। तो अगर इस जीन को निकाल करके आप टोबैको की प्लांट में ट्रांसफर कर देंगे तो रूट तो और खराब हो जाएगा। सोचिए, अगर यही तरीका वहां अपना दिया कि जीन को निकाला तो किससे, नेमेटोड से उस वाले जीन को निकाला जो जीन समस्या क्रिएट कर रहे थे, उसको यहां ट्रांसफर कर देंगे तो और खराब हो जाएगा वो। ये प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग अपनाएंगे, जीन ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं अपनाएंगे ये वाला हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्लांट से जहर बनवाना था हमको टॉक्सिन, लेकिन इससे क्या है, इसमें वो केमिकल अगर बनवा देंगे तो रूट तो और खराब हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका नहीं अपनाएंगे, तरीका दूसरा रहेगा। इसी को बोलते हैं एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। तो आप इसको बहुत ध्यान समझिएगा। एक टॉपिक है, हाँ क्या लिखा गया शुरुआत में, उस बुक में नाम लिखिए, नाम तो बहुत है इसके, आरएनए इंटरफ्रेंस। इसका जो नाम लिखा गया है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। पहले इस टेक्निक को समझ लीजिए, फिर कैसे ट्रांसफर कराया गया वो समझते हैं। इसके कई नाम, इसको RNAi क्यों बोलते हैं, क्योंकि RNA कैपिटल ए रहेगा। RNAi का मतलब इंटरफ्रेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग। देखिए, जानते हैं क्या करना हमको, समझ लीजिए। अभी ये आपका नेमेटोड है, ये टोबैको की प्लांट की रूट में कुछ समस्या क्रिएट कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि ये कुछ बना रहा होगा ऐसी प्रोटीन, जो प्रोटीन इसमें प्रॉब्लम कर रही थी। क्या करना है इसमें हमको, इस टेक्नोलॉजी में, इस नेमेटोड से एक जीन को निकालेंगे, ठीक है, और उस जीन को यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। और वो जीन कुछ ऐसा करेंगे कि वो जीन क्या हो जाए, साइलेंट हो जाए, क्योंकि जब जीन ही साइलेंट हो जाएगी तो कुछ बनेगा नहीं। जीन को साइलेंट करवा देना सीधे, ठीक है। अब आप पहले इतना समझते जाइए क्या होगा इसमें, जीन, इसकी जीन साइलेंट करानी है वहां जाकर के, ठीक है, कुछ बनेगा नहीं। तो इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग या मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग, ठीक है। क्योंकि क्या साइलेंट होता है, मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। जैसे कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो उसको चुप करा दीजिए, मामला वहीं शांत हो जाएगा एकदम। यहां जीन को ही साइलेंट करा देना, कुछ होगा ही नहीं। और जीन से, चूंकि जीन से बनता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन। समस्या किससे हो रही थी, प्रोटीन से। तो प्रोटीन को तो आप साइलेंट, प्रोटीन का बनना रोक सकते हैं आप, तो प्रोटीन का बनना रोकना है तो साइलेंट किसको करवाएंगे बताइए, मैसेंजर आरएनए को साइलेंट करवाएंगे, ठीक है। इसलिए वास्तविक रूप से देखा जाए तो मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग है। और आरएनए में जीन होती है कि नहीं होती है, आखिर वो आरएनए बना कहां, किसी जीन से तो बना होगा। तो मैसेंजर आरएनए को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, ठीक है। या आरएनए में कुछ बाधा उत्पन्न कर दी। कौन सा हमने आरएनए साइलेंट किया है, मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए में क्या कर दिया, इंटरफेरेंस कर दिया, ठीक है। इंटरफेरेंस का मतलब आरएनए में हमने कुछ बाधा कर दी, जिसकी वजह से आरएनए अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है। आरएनए में अगर आप कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर दीजिए कि वो प्रोटीन ना बना पाए, तो कहेंगे आरएनए में हमने इंटरफेरेंस करा दिया, आरएनए में बाधा उत्पन्न कर दी, आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi, ठीक है। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं आरएनए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानते हैं सब लोग, हम तो जानते हैं, तो उसमें पूछना क्या है। तो आरएनए सब्ट्रैक्शन क्या है, आरएनए को ऐसे बोटी बोटी काट दिया जाएगा उसकी, समझ में आया। उसको सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, बच्चे जब लाइन खींचते हैं बोलते हैं अब इसमें से इतनी लाइनों को काट दीजिए, तो ये कट गई, बची कितनी ये। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब उसमें माइनस कर रहे हैं, ये आरएनए देखिएगा टूट जाएगा, उसके टुकड़े करने हैं आरएनए के, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक नाम इसका है, इसको बोलते हैं, अब देखिए इतने नाम इसके बहुत सारे हो गए, सब नोट कर लीजिएगा बुक में जिसके पास है। इसका एक नाम और होता है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर SIRNA टेक्नोलॉजी।
आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब चैप्टर पढ़ रहे थे, जब एक क्वेश्चन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव वाला, तो वहां एक siRNA आया था, याद आ रहा है ना? एक ऑप्शन में ऐसा हमने कहा तो ये आगे मिलेगा, siRNA ही समझ में आएगा क्या होता है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है, इतने नाम है। अब देखिए ये टेक्निक क्या है। ये जो टेक्निक है ये एक तरीके से सभी जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट समझ रहे हैं, प्लांट है, फंजाई है, एनिमल्स है, हम लोग हैं, सब यूकैरियोट्स हैं। हर यूकैरियोट में जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। बीमारी से बचने के लिए हमारी बॉडी क्या है? एंटीबॉडी बनाती है। ऐसी हमारी बॉडी में जितने भी यूकैरियोट्स हैं सबकी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। डिफेंस का मतलब प्रतिरोधक, सेलुलर डिफेंस। सारी सेल में एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर हमारी या किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कभी मान लीजिए गलती से डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बन गया, क्योंकि जानते हैं एमआरएनए कैसा होता है, हमेशा सिंगल स्ट्रैंड। गलती से भी कहीं किसी सेल में डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बन गया किसी भी यूकैरियोट में, तो क्या होगा? ये डबल स्ट्रैंड एमआरएनए कभी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा, ये बनता कैसे है डबल स्ट्रैंड आरएनए? किसी भी यूकैरियोट में डबल स्ट्रैंड आरएनए कैसे बन सकता है? ये चीज समझ में आ रही ना कि अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल में कभी किसी वजह से डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया तो उससे कभी प्रोटीन नहीं बनती। आपको मॉलिक्यूलर वाला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे, जब ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक आया था तो हमने बताया था वहां कि दो डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, केवल एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, कभी दोनों से नहीं बनता। दोनों से बन जाएगा तो कभी प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनना चाहिए। अच्छा, बन कैसे सकता है? तो मान लीजिए कभी किसी को वायरस का अटैक हुआ, ठीक है, या एक चीज होती है ट्रांसपोजोन, आप इतना नाम सुने रहिए, ट्रांसपोजोन, बुक में क्वेश्चन भी आया है, लिखा भी हुआ है। ठीक, हमारी किसी भी सेल में, ध्यान सुनिए, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में, चाहे कोई प्लांट है, चाहे कोई एनिमल है, चाहे कोई फंजाई है, चाहे हम लोग हैं, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में अगर बाहर से कोई भी आरएनए इंटर करता है गलती से, और अगर वो आरएनए हमारे आरएनए से थोड़ा सा मैच कर गया, किसी वजह से मैच भी कर सकता है ना, नहीं कर सकता है? अरे हमारे आरएनए में जितने भी सीक्वेंस, डीएनए में जितने भी सीक्वेंस हैं, उससे जब आरएनए बनेगा तो कोई पार्ट तो मैच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सबके पूर्वज तो सेम है कि नहीं है, चाहे प्लांट, सबके एंसेस्टर क्या है, एवोल्यूशन आपने पढ़ा है, सब एक ही जगह से बने हुए हैं। ठीक है, तो आरएनए मैच कर सकता है। तो अगर किसी भी सेल में वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो अगर वो वायरस आरएनए वाला, क्योंकि वायरस के अंदर डीएनए भी होता है, वायरस के अंदर आरएनए, अगर आरएनए वाला वायरस, जिसको रेट्रो वायरस बोलते हैं, रेट्रो वायरस जब किसी सेल पर अटैक करता है तो अगर उसने आरएनए भेजा सेल में और वो आरएनए क्या है, हमारे या किसी भी सेल के आरएनए से मैच कर गया, क्योंकि बॉडी में हमारे आरएनए बनता है, प्लांट में आरएनए बनता है कि नहीं बनता है? अरे भाई, हर सेल के अंदर प्रोटीन बनती है, तो जानते हैं आरएनए तो बनता ही होगा ना। जितनी भी सेल हैं सभी में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। तो अगर मान लीजिए कोई इस सेल पर किसी वायरस का अटैक हो रहा है, कौन सा वायरस? आरएनए वाला, या कोई ट्रांसपोजोन अटैक कर रहा है, तो अगर वो आरएनए यहां भेजा और आरएनए मैच कर दिया तो आरएनए क्या हो जाएगा? डबल स्ट्रैंड, क्योंकि एक आरएनए तो हमारी बॉडी बनाती है, सभी प्लांट की बॉडी आरएनए बनाती है डीएनए से, और वो जो आरएनए वो भेजा, दोनों मैच कर गए तो डबल स्ट्रैंड, प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब वायरस बॉडी में इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। कभी कभी होता है कि वायरस इन्फेक्शन बॉडी में नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि बॉडी में एक सेलुलर डिफेंस है, और वो कौन सा है? यही वाला है। ठीक है, उसने आरएनए भेजा बॉडी में, आपके सेल में, आपकी बॉडी के सेल में पहले से क्या पड़ा हुआ है? एक आरएनए बन रहा है। दोनों अगर हाइब्रिडाइज मैच कर गए मान लीजिए गलती से, तो बच जाएगी वो सेल। ठीक, तो इसको थोड़ा सा इस लाइन को लिख लीजिएगा। देखिए, लिखेंगे इन ऑल यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जैसे प्लांट हो गया यूकैरियोट, फंजाई हो गया,
एनिमल्स हो गए, उसमें हम लोग भी आते हैं। जितने भी यूकैरियोट्स हैं सभी में क्या होता है, हैव ए सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म होती है डिफेंस की, डिफेंस मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म का नाम क्या है, यही है। ये मैकेनिज्म सब में देखने को मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, RNAi। यही मैकेनिज्म सुरक्षा वाली है, सब में है, ठीक है। किसके अगेंस्ट में सुरक्षा मिलती है, हाँ बताएंगे। अरे मोनेरा बैक्टीरिया हो गया भाई, मोनेरा तो बैक्टीरिया, इसलिए मैं उसको अलग कर दिया ना। किसके अगेंस्ट में ये जो है आपका डिफेंस मिल रहा है, RNA वायरसेस के अगेंस्ट में और ट्रांसपोजॉन्स के। तो अगेंस्ट लिखेंगे, अगेंस्ट सर्टेन वायरसेस, कुछ वायरस के खिलाफ में, एंड ट्रांसपोजॉन्स के खिलाफ में, ट्रांसपोजॉन्स। और वो वायरस कौन से वाले होने चाहिए, RNA वाले होने चाहिए। जितने भी यूकैरियोट हैं सभी सेल में एक सुरक्षा की मैकेनिज्म होती है, एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है, उसको बोलते हैं RNAi। और वो किसके खिलाफ में काम करती है, वो वायरसेस के खिलाफ में काम करती है, और वो ट्रांसपोजॉन के खिलाफ में। और ट्रांसपोजॉन को बुक ने लिखा है क्या चीज है, ये जंपिंग जीन्स भी बोलते हैं। इनको देखिए, इनको ज्यादा नहीं समझना, बस थोड़ा सा जान लीजिए। ट्रांसपोजॉन नाम की भी कोई चीज है, इसका दूसरा नाम क्या है, जंपिंग जीन्स बोलते हैं, ठीक है, जंपिंग जीन्स। ये डिवाइड कैसे, क्योंकि जानते हैं आप जीन जो होती है, जीन क्या है, DNA है। DNA डिवाइड कैसे करता है, आपने पढ़ रखा, DNA का रेप्लिकेशन, DNA के दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे, एक इस पर नया, एक इस पर नया, होता ना। लेकिन ये जो जीन्स होती हैं ये डिवाइड ऐसे नहीं करती हैं। देखिए बुक में एक बहुत साफ साफ लाइन लिखी है कि ट्रांसपोजॉन्स रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, इसको समझ लीजिए, रेप्लिकेट वाया RNA इंटरमीडिएट, इसको समझ लीजिए इस लाइन को। ट्रांसपोजॉन एक जीन है, हमारी बॉडी में भी मिलती है, ठीक है। हमारी बॉडी में 99% पार्ट ऐसा होता है जीनोम का जो कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। तो जीन है, जीन क्या है, DNA का एक टुकड़ा है। हम जानते हैं कि DNA से DNA बनाना है तो रेप्लिकेशन होगा इसका, लेकिन ये जीन रेप्लिकेट जब करती है तो क्या करती है, पहले ये RNA बनाएगी, क्या बनाएगी, ये RNA, फिर RNA से तब बनेगा DNA, तब ये DNA क्या है, रेप्लिकेट करेगा। तो RNA के द्वारा ये रेप्लिकेट करता है। इस जीन का रेप्लिकेशन कैसे होता है, RNA के माध्यम से होता है, डायरेक्ट रेप्लिकेशन नहीं होता है, किसका, ट्रांसपोजॉन्स का। देखा ना, रेप्लिकेट वाया RNA। जैसे आपको यहां से लखनऊ जाना है तो एक डायरेक्ट जाना, और एक मान लीजिए आप किसी बगल में गोंडा से होते हुए जाएंगे तो वाया गोंडा, वहां से होते हुए जा रहे हैं ना। ऐसी ये क्या, ये डायरेक्ट रेप्लिकेशन नहीं कराती हैं। हम जानते हैं कि जीन डायरेक्ट रेप्लिकेट करती है, किसके द्वारा हो रही है, ये RNA के माध्यम से हो रही है, वाया RNA, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं। इसको डिस्कवर किया गया था मीज में, सबसे पहले खोजा गया था। किसने खोजा था, याद है, बारबारा मैकक्लिंटन एक साइंटिस्ट थे, जंपिंग जीन्स को डिस्कवर किए थे मीज में। ये आपको समझ में आया इतना लाइन ना, कि यूकैरियोट में डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है। तो साइंटिस्टों का दिमाग घूमा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तकनीकी को, इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए टोबैको के प्लांट में, ठीक है, सुरक्षा देने के लिए। किससे सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये टेक्नोलॉजी यूकैरियोटिक सेल में किससे सुरक्षा देती है, वायरस से सुरक्षा मिल जाती है हमको, और किससे मिल जाती है, ट्रांसपोजॉन से। और साइंटिस्ट सोचे कि इस टेक्नोलॉजी को अगर यूज कर देंगे टोबैको में तो हो सकता है हमको नेमेटोड से बचाव मिल जाए। बचाव किससे चाहते थे वो, नेमेटोड से, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को यूज किया गया नेमेटोड के लिए, टोबैको को बचाने में, क्योंकि टोबैको की प्लांट भी यूकैरियोटिक सेल है। ये वाली टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है, लेकिन वो नेमेटोड से अपने आप को नहीं बचा रहा था, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में बचाव किससे होता है,
या तो वायरसेस से बचाव मिलेगा या तो ट्रांसपोजोन से बचाव मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अच्छा कैसे प्रोटेक्शन होता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई भी सेल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, सेल। इस सेल में ये जीन है, ठीक। इस टॉपिक को मैं सोच रहा था हो जाने देते, मैं क्वेश्चन करा देता हूं, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो समय देख लीजिए। हाँ, इसका बताइए, इसको जैसे पूरा नहीं होगा, जानते ये थोड़ा सा एक पार्ट में पूरा कर दूं, एक पार्ट, तो इसमें आधा पार्ट वो आगे कंप्लीट करेंगे। बुक में तो 4-6 लाइन में खत्म कर दिया है ना। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, सेल में डीएनए से क्या बनता है, ये डीएनए था आपके पास, यहां से बनेगा एक आरएनए। बताइए ये आरएनए जानते हैं, डीएनए में 2 स्ट्रैंड आपने पढ़ रखे हैं, एक स्ट्रैंड को बोलते हैं कोडिंग, एक होता है नॉन कोडिंग। जो नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग वाला इसी को, और एक है कोडिंग। ठीक है, हर जीन में 2 स्ट्रैंड। कोडिंग वाले को बोलते हैं सेंस और नॉन कोडिंग, सॉरी, और कोडिंग वाले को बोलते हैं एंटी सेंस। इतना पता है? नहीं पता तो नोट कर लीजिए। जिस आरएनए किससे बनता है, नॉन कोडिंग से, मतलब सेंस वाले डीएनए का जो सेंस वाला स्ट्रैंड होता है, इसी से क्या बनता है, आरएनए बनता है, याद रखिए। कोडिंग स्ट्रैंड से कुछ बनता नहीं है। ठीक है, इसको आप एंटी सेंस डीएनए का स्ट्रैंड कहे तो कहेंगे, लेकिन ये कुछ बनेगा नहीं, हमेशा सेंस वाले से या नॉन कोडिंग से ही आरएनए बनता है। तो जो आरएनए बना, ये आरएनए कौन सा वाला होगा, ये, इसको भी तो आप सेंस आरएनए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे भाई कौन सा आरएनए बोला जाएगा, क्योंकि ये सेंस स्ट्रैंड से बना है ना आरएनए। तो मान लीजिए कहीं से एक स्ट्रैंड आरएनए का और आ जाए, सोचिए एक स्ट्रैंड और आ जाए जो इसका जोड़ीदार हो। जोड़ीदार समझ रहे हैं? अगर यहां पर जी है तो सामने उसके क्या होना चाहिए, सी। यहां पर ए है तो सामने उसके यू होना चाहिए। तो अगर कहीं से जोड़ीदार स्ट्रैंड मिल जाए, सोचिए मान लीजिए किसी वजह से अगर बन गया, तो दूसरा स्ट्रैंड आप कौन सा बोलेंगे आरएनए का, एंटीसेंस। सेंस का उल्टा एंटीसेंस बोला जाता है। तो ये एमआरएनए का मेन स्ट्रैंड और दूसरा है ये एंटीसेंस, एंटीसेंस स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, एमआरएनए हो गया। अब इस सेल में इस सेल में डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। कैसा बन गया, डीएस एमआरएनए। और हम जानते हैं डबल स्ट्रैंड एमआरएनए से प्रोटीन कभी बनती नहीं है। ठीक है, इसके साथ जानते हैं क्या होगा, डीएस आरएनए के साथ देखिए, जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है, डीएस एमआरएनए है, सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइसर। 2 एंजाइम देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक एंजाइम है डाइसर, ये कहां मिलेगा, इन साइटोप्लाज्म में मिलेगा सेल के। जिस सेल में ये डबल स्ट्रैंड एमआरएनए बना है, उसी सेल के साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम होता है। ये एंजाइम इसके क्या कर देगा, छोटे छोटे पचखरे टुकड़े कर देगा। जो मैंने कहा था ना, आरएनए टूट गया, देखिए छोटा छोटा आरएनए बना दिया, एंजाइम इसको तोड़ दिया। इसी छोटे टुकड़ों को बोलते हैं एसआई आरएनए। जो कहा था एसआई आरएनए क्या होता है, यही है, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े हैं, ये आरएनए इंटरफेरेंस करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं बनने देंगे। अभी देखिएगा, तो यहां पे समझ में आया। बताइए इस आरएनए में कितने स्ट्रैंड हैं, 2 तो आएंगे ना। जब ये टूटेगा तो सभी में 2-2 स्ट्रैंड रहेंगे। ये आपका सेंस रहेगा और ये एंटी सेंस रहेगा। अब एक एंजाइम और आता है, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसर, स्प्लाइसर एंजाइम। ठीक है, वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। वो क्या करता है, इसमें से एक सेंस स्ट्रैंड को गायब कर देता है, डाइजेस्ट कर देगा।
तो आपके पास मैं यहाँ अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, ये सेंस वाला है, ये सेंस है ऊपर सब में, ठीक है। तो सेंस वाले को क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट, स्प्लाइसर क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए को खत्म कर देगा मार के। बचा कौन सा वाला बताइए, बचा आपका एंटीसेंस। तो एंटीसेंस कुछ नहीं कर पाएगा, एंटीसेंस से कभी कुछ होता नहीं है। प्रोटीन किससे बनती है, सेंस स्ट्रैंड से, सेंस आरएनए से बनती है, ठीक है। तो यहां पर ये बच गया आपका एंटीसेंस आरएनए। तो सारे आरएनए क्या है, सब ये एंटीसेंस वाले हैं, एंटीसेंस। नो प्रोटीन, अब इससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगी। हमने कहा था अगर आरएनए डबल स्ट्रैंड बनता है तो कभी प्रोटीन नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है, इस तरीके से नहीं बनती है प्रोटीन। ये तरीका है जिसकी वजह से नहीं बनती है। हमने तो उस समय आपको इतना समझाया था कि ये डबल स्ट्रैंड आरएनए टूट जाता केवल, तो टूट तो गया, लेकिन इसमें से ये पार्ट सेंस वाला भी खा जाता है। कौन, ये एंजाइम, जिसकी वजह से एक ही आरएनए बचता है, उस आरएनए से कभी प्रोटीन नहीं बनती है। बचाव हो गया ना। जीन साइलेंट हो गई कि नहीं हुई, कौन सी जीन को साइलेंट किया गया बताइए। ये वाली जो सेंस आरएनए था उसको भी साइलेंट कर दिया, सेंस वाले को ही साइलेंट कर दिया, क्योंकि सेंस वाला अगर होता तो कोई प्रोटीन बनाता, तो इससे कोई समस्या क्रिएट होती, ठीक। तो साइंटिस्टों ने इसमें यही काम किया। अभी देखिएगा टोबैको को ऐसे ही बचाया जाएगा। अब मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन आगे इसका अगला पार्ट हमको बताना है अगली बार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना अगर समझ के आएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन कर लीजिए थोड़ी देर। अभी ज्यादा पार्ट फिनिश ही नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हो गया है आप उसका देख लीजिए। देखिए 4 पेज में है, इसका मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर से थोड़े से कम आते हैं, पिछले चैप्टर से ज्यादा आते हैं, ठीक है। दो स्टेटमेंट बताइए इसमें से। बीटी टॉक्सिन जो जहर बनता है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक है, हर इंसेक्ट एक जैसा जहर नहीं बनाएगा। हर बीटी, जितने बीटी बैक्टीरिया हैं सब जहर नहीं बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाते हैं वो एक जैसा नहीं बनाएंगे, कुछ अलग कुछ अलग। तो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है यहाँ पे से, एंड कोडेड बाय ये जीन CRY1AC, ठीक है। तो जो CRY1AC लिखा हुआ है यहाँ, ये थोड़ी सी समस्या क्या है। केवल क्राई जीन आप लिख सकते हैं, और CRY1AC किसके लिए है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। कॉटन के लिए इसने कॉटन कहीं लिखा ना, बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय ये जीन CRY1AC, इसने कॉटन नहीं लिखा है ना। हाँ कहाँ, हाँ CRY1AC एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए है, किसके लिए है, कॉटन बॉलवर्म के लिए, ठीक है, वो सही है। एक पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए बात भी कर रहा थी। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज द इनेक्टिव प्रोटेक्शन, यहां तक सही है। इन बीटी बैक्टीरिया हाउएवर आफ्टर द इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट, इंजेक्शन जब करेगा इंसेक्ट, जब खाएगा, इनेक्टिव प्रोटेक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव, ये गलत है। ये एसिडिक के लिए क्या होना चाहिए, अल्कलाइन। तो फर्स्ट वाला आपका सही है, आप सही करें, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक लिखा तो ये भी स्पेसिफिक ही है, ये पर्टिकुलर जीन की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक, ये बताइए कैपेसिटी और टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट सेल इज कॉल्ड, पूरा प्लांट बनाना किसी प्लांट सेल से, तो उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी बोलेंगे उसको। क्षमता कह रहा है जो टोटिपोटेंसी, ये कैपेसिटी है जो हर प्लांट में होती है, हर सेल पूरा प्लांट बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनाया गया हम, टोमेटो,
सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व टू वैरायटीज ऑफ प्लांट, दो वैरायटीज प्लांट की हम जोड़ देते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियो बना लेते हैं, ठीक है। प्रोटो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, अच्छा क्या फ्यूज किया जाता है, पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड, किस चीज को फ्यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं। क्या बनाते हैं नहीं पूछा है, किस चीज को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड, तो आप प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, ये बताएंगे। ये आपका आगे है, यहां नहीं है, ठीक है, इतना है, थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन मैच करा सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके जीन थेरेपी से हैं, ठीक है। हाँ ये बताएंगे, ये भी इंसुलिन वाला है, इंसुलिन इंसुलिन जो आगे पढ़ना है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन, अगला मेडिकल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर। ये बताइए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द, एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का मकसद क्या है, प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट, इंक्रीज द नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन कंटेंट नहीं है, डिक्रीज द सीड नंबर, ये भी इंक्रीज द प्लांट वेट, पहला, ठीक है। ये क्या हो गया, कहां गया, एथिकल, ये एथिकल इश्यूज लास्ट टॉपिक, एथिकल इश्यूज लास्ट टॉपिक दिया है। ये बताइए बीटी टॉक्सिन दैट किल मैनी इंसेक्ट डज नॉट किल द बैक्टीरिया, ये बताया था मैंने आपको, बैक्टीरिया को किल नहीं करता है ये, क्यों, हाँ इनएक्टिव स्टेट वंस इंजेस्ट कन्वर्ट इनटू एक्टिव फॉर्म, बीटी रिक्वायर एसिडिक पीएच बेसिस हैज प्रोटेक्टिव, नहीं, देयर प्रोटेक्शन रिक्वायर प्रोटीन, ये भी नहीं। थर्ड इन बेसिलस प्रेजेंट इन, ठीक ये सही है। इंसेक्ट जब खाएगा तब उसकी बॉडी में जाके वो एक्टिव होता है, यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। ये बताइए, ये आगे बायोपायरेसिस से है, ठीक, फॉलोइंग इन, ये बताइए बीटी वाला फिर आ गया। करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं आपको, सीक्वेंस करेक्ट। पहले क्या होगा, मैकेनिज्म, कैसे टॉक्सिन जो है कीड़े को मारता है, मैकेनिज्म। पहला बी, फर्स्ट बी आएगा, ठीक है। बैक्टीरिया ने क्या बनाया, टॉक्सिन बनाया, इसके बाद अल्कलाइन पीएच सॉल्युबलाइज करता है, नेगेटिव कन्वर्ट, एक सेकंड, इन दोनों में आप कंफ्यूजन मत करिए, इन दोनों में गौर करिए, ए पहले आएगा कि सी पहले आएगा, दोनों मिलते जुलते टर्म है, ए और सी मिलते जुलते हैं, सी पहले आएगा क्योंकि जब बैक्टीरिया ने जहर बना दिया तो जहर क्या होगा, टॉक्सिन है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे ही कीड़े की बॉडी में जाएगा वहां जाके सॉल्युबलाइज हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तब जाके वो एक्टिव होता है। पहले क्या होता है, अल्कलाइन पीएच में ये क्रिस्टल जो होते हैं वो घुल जाते हैं, फिर वो टॉक्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कहाँ इनएक्टिव दिया जी, अच्छा टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट, अच्छा ये बीच में छूट गया, ये बीच में एक पार्ट और छूट गया। देखिए फर्स्ट आपका ये लाइन बी, इसके बाद आपका बी के बाद में ये लाइन, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, इसके बाद में सी लाइन, इसके बाद ए और लास्ट में डी, यहां तक हो गया होगा, हो गया है। अगला पेज आ जाइए, एक बार अगला पेज पे टाइम है, ठीक। इसको बताइए जेनेटिक, ये भी नहीं है, ये आगे वाले टॉपिक से है। कॉटन बता सकते हैं आप, जीएम कॉटन क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जो बीटी कॉटन है उसी को जीएम कॉटन भी बोलते हैं, क्योंकि जीएम प्लांट जो होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से बनते हैं। किससे बनेगा, बेसिलस थोरेनजेनेसिस का जीन ट्रांसफर किया गया ना, एक बाकी तो अगले से, हाँ हाँ ठीक है, बता लीजिए कौन सा बताइए इसमें, तो एलाइजा किससे मैच करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी जीन थेरेपी है आपका, जेनेटिकली इंजीनियर ह्यूमलिन, ई कोलाई में बनाया जाता है उसको, कहा ह्यूमलिन बोलते हैं, ह्यूमन इंसुलिन है वो। ये बताइए इससे संबंध कौन सा वाला छूट गया बताइए, अच्छा ये वाला। बीटी टॉक्सिन जनरली इंजीनियर्ड, बीटी कॉटन किल्स द पेस्ट, बोल रहा है बीटी
कॉटन कैसे कीड़े को मारता है? बीटी कॉटन मिडगट में कोर्स डैमेजिंग नहीं, ये वाला पहला वाला ना। इसको बताइए, आधा अधूरा समझे हैं अभी, लेकिन समझ के बताइए थोड़ा सा। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स इन ऑल, ये सही है, लाइन अभी समझा रहे थे। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ द मैसेंजर एंड ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रिवेंट द ट्रांस, ये सही है, सही दोनों है। डबल स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, ठीक। ये एलाइजा वाला है, हाँ ये बताएंगे। अच्छा इंसुलिन वाला है, मेच्योर्ड इंसुलिन में वो सी पेप्टाइड वाली की बात कर रहा है। जीन थेरेपी हाँ किस में ये है, चलिए ये बताइए। आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, जीन थेरेपी क्या है? डायग्नोसिस टेस्ट फॉर एड्स, सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, अलाउ करेक्शन, ये से है, जीन को ठीक किया जाता है। एलाइजा क्या है? एड्स को जांचने का तरीका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन, ठीक है, ये हो गया। डबल स्ट्रैंड आरएनए कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहां यूज करते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए को हम लोग? कहां से पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं ना, जीन साइलेंसिंग में, और कहीं नहीं पढ़ते ना, इसी को यही यूज किया जाता है। ये पढ़ लीजिए, जीन थेरेपी है, ये बताएंगे, इसको बता दीजिए, करेक्ट बताना है आपको। अच्छा सॉरी, इंसुलिन पे चले गए, ये भी नहीं, इंजीनियरिंग खत्म हो गया। आगे बढ़ें, आगे कल, ठीक है, 2 पेज बच्चे हैं, हो जाएंगे आपके। लेकिन आज वाला पढ़ के चले आइएगा, आरएनए इंटरफेरेंस को पढ़ के आएंगे तब आगे और समझ में आएगा। हाँ 21 से 22 स्मॉल जो आरएनए छोटा वाला बनता है ना, उसमें 21 से लेकर के 22